हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल पाथ। तो कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार इन वन प्लेस के पार्ट 2 में आपका स्वागत है, जहां हम फेज़ 1 यानी कि 1757 से 1857 को जल्दी जल्दी देखेंगे और इसके फेज़ 2 और 3 तीनों तुरंत आ जाएंगे। उसके बाद हम PY की डिस्कशन का वीडियो भी डाल देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ द सिविल पाथ पर। चलिए फ्रेंड्स, हम देखने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, जिसको हम टाइम लाइन बेस्ड अप्रोच में पढ़ने वाले हैं। इसके इंट्रो वाले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से 3 टाइम लाइन को बांट कर हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। इसको मैंने 3 फेज़ में रखा था। एक था फेज़ 1 में 1757 से 1857 तक का समय, फेज़ 2 में 1858 से 1919 तक का, और फेज़ 3 में 1919 से 1947 तक का समय। तो सबसे पहले हम शुरू करें 1757 से 1857 का काल, तो जिसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं बैटल ऑफ पलासी का युद्ध। तो इसका जो प्रील्यूड, जो इसके पीछे का जो प्रीवियस कारण है कि क्यों ऐसा हुआ, उसको हम देखते हैं। प्रील्यूड में हम देखते हैं कि कारण क्या रहे बैटल ऑफ पलासी के। पहला था, कंपनी मिसयूज्ड इट्स ट्रेड प्रिविलेजेस दैट एडवर्सली अफेक्टेड द नवाब्स फाइनेंसेस। उस समय के जो नवाब होते थे, उनके फाइनेंस को किसने बैडली अफेक्ट किया? कंपनी के अपने जो ट्रेड प्रिविलेजेस थे उसको मिसयूज करने के कारण। उसके बाद दूसरा था, दे फोर्टिफाइड कलकत्ता विदाउट द नवाब्स परमिशन एंड ट्राइड टू मिसलीड हिम। बिना नवाब का परमिशन लिए कलकत्ता को फोर्टिफाई करने की कोशिश की अंग्रेज़ों ने। ये एक बहुत बड़ा कारण रहा इस 1757 के युद्ध के पीछे के एजिटेशन के रीज़न में भी। फिर एक उस समय फेमस हुई थी ब्लैक होल ट्रेजिडी। ब्लैक होल ट्रेजिडी किसके द्वारा दी गई थी? तो ब्लैक होल ट्रेजिडी दी गई थी सिराज उद दौला के द्वारा। सिराज उद दौला नवाब जो उस समय थे, हु इज बिलीव्ड टू हैव इम्प्रिजन्ड 146 English persons in a very tiny room that resulted in the death of 126 of them due to suffocation। तो सिराज उद दौला पे उस समय इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने 146 अंग्रेज लोगों को एक काल कोठरी में कैद कर दिया था, जिसमें से जगह के छोटे होने और घुटन होने की वजह से 126 लोगों की मौत हो गई थी। ये भी कारण रहा था। उसके बाद आया युद्ध, द बैटल। तो इसमें हम देखते हैं कि युद्ध के पीछे का क्या कहानी रहा। रॉबर्ट क्लाइव forged a secret alliance with the traitors of the नवाब मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत शाह एंड ओमीचंद। तो जो उस समय का कैप्टन था अंग्रेजों का, रॉबर्ट क्लाइव, उसने एक चुपके से, धोखे से एक गठबंधन बनाया। किसके द्वारा? नवाब के जो गद्दार थे, मीर जाफर, जो राय दुर्लभ, जगत शाह और ओमीचंद के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया रॉबर्ट क्लाइव ने, ताकि फिर जो नवाब हैं उनके खिलाफ साजिश रची जा सके, षड्यंत्र किया जा सके। सो द इंग्लिश विक्ट्री वॉज डिसाइडेड बिफोर द बैटल वॉज इवन फॉट। तो जब अंग्रेजों ने गद्दारों के साथ संधि कर ली, तो पहले ही तय हो गया था कि ये जो युद्ध है बिना लड़े ही जीत जाएंगे अंग्रेज, जो कि 23 जून 1757 को हुआ था। फिर The 50,000 strong force of Siraj was defeated by a handful of Clive's forces। तो जब अंदर में ही फूट पड़ गई सिराज उद दौला के, तो फिर 50,000 की जो स्ट्रॉन्ग सेना थी उसकी, वो हार गई। किससे? एकदम गिनती के, रॉबर्ट क्लाइव के गिनती के फोर्स यानी सैनिकों से। तो ये जो घटना थी ना, इसने भारतीय इतिहास पे बहुत बड़ा असर डाला है अंग्रेज़ों को भारत में पांव फैलाने के लिए। ये बहुत बड़ी घटना थी, समझो गेट खोल दिया अंग्रेजों के लिए भारत में शासन करने का। फिर कह रहे कि सिराज उद दौला वॉज कैप्चर्ड एंड मर्डर्ड एंड बैटल ऑफ पलासी ओपन द डोर ऑफ बंगाल टू द इंग्लिश। वही हुआ कि फिर सिराज उद दौला को कैप्चर करके मर्डर कर दिया गया, और ये बैटल ऑफ पलासी, जो पलासी का युद्ध था, उसने दरवाजे खोल दिए बंगाल के अंग्रेज़ों के लिए। ठीक है, इसने सिर्फ बंगाल के ही नहीं, पूरे भारत का दरवाज़ा खोल दिया अंग्रेज़ों के लिए। आफ्टर प्लासी द इंग्लिश वर्चुअली मोनोपोलाइज द ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ बंगाल। पलासी के बाद जब अंग्रेज पूरे कंट्रोल में आ गए,
तो उन्होंने क्या किया कि पूरे पूरे ट्रेड और कॉमर्स जो चलता था बंगाल का उसको मोनोपोलाइज अपने पूरे एकाधिकार में ले लिया। फिर अगला टॉपिक हम देख रहे हैं मीर कासिम एंड ट्रीटी ऑफ 1760। तो ये क्या कहानी है भाई कि मीर जाफर वॉज इरिटेटेड बाय द इंटरफेरेंस ऑफ क्लाइव। मीर जाफर वॉज इरिटेटेड बाय द इंटरफेरेंस ऑफ क्लाइव, सो ही प्लॉटेड अ कॉन्स्पिरेसी विद द डच एट चिनसूरा बट गॉट डिफीटेड। अब जब मीर जाफ़र को जो नया बनाया गया था नवाब, वो इरिटेट हो गया था कि रॉबर्ट क्लाइव जो है बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है। क्लाइव जो है बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा था राजकाज में नवाब के, तो इससे वो इरिटेट हो गया। तो उसने अंग्रेज़ के खिलाफ जाकर एक कॉन्स्पिरेसी मतलब कि एक षड्यंत्र को प्लान किया, किसके साथ? डच के साथ मिलके। कहाँ पे? चिनसूरा में। बट अंग्रेज़ बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने इस संधि को तोड़वाकर उसे हरा दिया मीर जाफ़र को, और इसके साथ ही अंग्रेज़ मीर जाफ़र से गुस्सा भी हो गए। उसके बाद उन्होंने मीर जाफ़र को थ्रोन से हटाया, हेंस dethroned. His son Miran died and a fight for the throne started between Mir Qasim, son-in-law of Mir Jafar and Miran's son. तो इसके बाद क्या हुआ कि मीर जाफ़र का जो पुत्र था मीरान, वो भी मर गया, मृत्यु हो गई उसकी। और फिर एक नया झगड़ा शुरू हुआ थ्रोन के लिए, सिंहासन के लिए, किसके बीच में? मीर कासिम जो कि दामाद था मीर जाफ़र का, और मीरान जो उसका बेटा था उसके बेटे से, मतलब कि मीर जाफ़र के दामाद और मीर जाफ़र के पोते के बीच में सिंहासन के लिए झगड़ा शुरू हुआ। इंग्लिश ने किसको सपोर्ट किया? इंग्लिश सपोर्टेड मीर कासिम आफ्टर द ट्रीटी बिटवीन इंग्लिश एंड मीर कासिम इन 1760। तो अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को इसमें सपोर्ट किया, जो कि दामाद था मीर जाफ़र का, और एक ट्रीटी साइन किया 1760 में मीर कासिम के साथ, और उसको बना दिया नवाब। फिर क्या है अगला? द बैटल ऑफ बक्सर। इसमें कह रहे कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था, company thought that Mir Qasim would prove to be an ideal puppet for them. However, Mir Qasim could not tolerate the defiance of his authority. कंपनी को लगा कि भाई मीर कासिम को हमने सपोर्ट किया तो वो हमारे लिए हमारे कठपुतली बन के रहेगा, पपेट बन के रहेगा। लेकिन मीर कासिम भी खुददार था और उसने सहन नहीं किया कि उसकी अथॉरिटी को कोई नीचा दिखाए। फिर था कि मिस यूज़ ऑफ दस्तक ट्रेड परमिट रिजल्टेड इन द एजिटेशन ऑफ मीर कासिम। तो उस समय एक ट्रेड परमिट चलती थी दस्तक, जिसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो उसने गुस्से का जन्म दिया मीर कासिम के अंदर, कि उसको बहुत चिढ़ लगी कि उसकी जो दस्तक ट्रेड परमिट चल रहा है उसका मिसयूज़ किया जा रहा है उसकी नाक के नीचे। फिर क्या कि देयर वॉज एन आउटब्रेक ऑफ वॉर्स बिटवीन द इंग्लिश एंड मीर कासिम इन 1763। The English gained successive victories. मीर कासिम fled to अवध उद। फिर इसी से चिढ़ के एक और बहुत बड़ा युद्ध का आउटब्रेक हुआ, ठीक है, वॉर्स का। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि इंग्लैंड जो है, इंग्लिशों ने मीर कासिम को 1763 में हरा दिया। और जब अंग्रेज़ों को विक्ट्री मिली, मतलब कई वहाँ पे आउटब्रेक ऑफ वॉर्स हुए, कुछ छोटे छोटे कई तरह के युद्ध हुए, और सब में अंग्रेज़ों ने जीत हासिल की। तो मीर कासिम को अंत में भागना पड़ा अपनी जान बचाकर। मीर कासिम फ्लेड टू अवध उद, उस समय उद बोला जाता था, जो कि अभी का अवध है, ठीक है। उसके बाद वहाँ जाके उसने क्या किया? वो शांत नहीं बैठा, अवध गया वो। वहाँ जाके ही फॉर्म्ड अ कॉन्फेडरेसी विद द नवाब ऑफ अवध शुजा उद दौला एंड द मुगल एम्परर शाह आलम टू रिकवर बंगाल। वहाँ गया और उसने अवध में जाके बदला लेने का सोचा अंग्रेज़ों से, कि भाई अपनी बंगाल को वापस कैसे छुड़ाया जाए। तो उसने वहाँ के नवाब, जो कि जिनका नाम था शुजा उद दौला, और तत्कालीन मुग़ल शासक शाह आलम टू, दोनों के साथ मिलकर एक संधि बनाई बंगाल को रिकवर करने के लिए, वापस लेने के लिए। फिर क्या हुआ कि द कंबाइंड आर्मीज ऑफ देम गॉट डिफीटेड बाय द इंग्लिश फोर्सेस अंडर मेजर हेक्टर मुनरो एट बक्सर ऑन अक्टूबर 22, 1764। यही था ऐतिहासिक बक्सर का युद्ध, कि जब ये कंबाइंड आर्मी, मतलब कि मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम टू, तीनों ने मिलकर जब अटैक किया कंबाइंड अंग्रेज़ों पे, फिर भी वो अंग्रेज़ जो थे बहुत सुपीरियर थे, उन्होंने हरा दिया इसको, इनकी कंबाइंड आर्मी को। और किसके अंडर में हराया? वो था मेजर हेक्टर मुनरो। मेजर हेक्टर मुनरो के अंदर लड़कर अंग्रेज़ों ने इन तीनों की कंबाइंड सेना को हरा दिया। और कहाँ पे? बक्सर में। और कब? 22 अक्टूबर 1764 में।
तो यही ऐतिहासिक बैटल ऑफ बक्सर है जिसमें कि अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। अब आगे फिर कहानी क्या रुख लेती है। इसके बाद साइन की गई द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की गई और उसमें क्या कहा गया, रॉबर्ट क्लाइव कंक्लूडेड 2 इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज ऑफ एट इलाहाबाद इन अगस्त 1765। बैटल ऑफ बक्सर के समाप्त होने के बाद 1765 के अगस्त में एक संधि साइन की गई इलाहाबाद में, इलाहाबाद की संधि जिसे कहते हैं, और उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रीटी साइन की। वो क्या थी, वन विद द नवाब ऑफ अवध एंड द अदर विद द मुगल एम्परर शाह आलम II। एक ट्रीटी उसने साइन की अवध के नवाब के साथ और दूसरी शाह आलम II के साथ। यहाँ कहीं भी मीर कासिम का जिक्र नहीं है। तो जब ये ट्रीटी साइन हो गई तो उसमें क्या कहा गया कि अ फरमान वॉज इशूड टू ग्रांट दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन ल्यू ऑफ एन एनुअल पेमेंट ऑफ ₹26 लाख। 26 लाख रुपए सालाना पेंशन कह दो या जो भी पेमेंट करेगी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी उनको, और उसके बदले एक फरमान इशू हो गया कि बंगाल और बिहार की जितनी भी दीवानी राइट्स हैं वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की वो ईस्ट इंडिया कंपनी को चली जाएगी। ठीक है, यही था लखनऊ पैक्ट जो इलाहाबाद की संधि जो साइन हुई 1765 में। ठीक है, अब आगे क्या है कि इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स एंड देयर वर्क ड्यूरिंग दिस फेज। हम फेज़ 1 देख रहे हैं 1757 से 1857 का। तो इसके बीच के जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल्स थे और उन्होंने क्या एग्जाम्पली वर्क किए इस दौरान, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग्स को। वॉरेन हेस्टिंग्स का समय काल था 1774 से 1785। उसने क्या क्या किया, यूनिफिकेशन ऑफ करेंसी सिस्टम। उसने करेंसी सिस्टम का यूनिफिकेशन किया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कलकत्ता मदरसा, कलकत्ता मदरसा को इस्टेब्लिश किया। लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज, और सिविल सर्विसेज की फाउंडेशन की नींव रखी। ठीक है, अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस रहा 1786 से 1793 बहुत ही फेमस गवर्नर जनरल। इसने क्या किया था, थर्ड मैसूर वॉर एंड ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792, वो थर्ड मैसूर वॉर में शामिल हुआ था और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792 वाली वहीं पे साइन हुई उसी के कार्यकाल में। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल 1793, बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त आया उसको कौन लेके आया था, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ही। आगे रिफॉर्म्स एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो ये ना सिविल सर्विसेज में बहुत सारे रिफॉर्म और मॉडर्नाइजेशन की चीज़ें लेकर आए, इनको तभी कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, अगला है फिर सर जॉन शोर। बिहार के पर्सपेक्टिव से भी ये फेमस है सर जॉन शोर। इसने 1793 का चार्टर एक्ट लाया, द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन भी ये लेके आया और बैटल ऑफ खरदा भी इसके अंडर लड़ी गई थी। उसके बाद अगला भी बहुत फेमस लॉर्ड वेल्सले। लॉर्ड वेलेस्ली भी बोलते हैं इसे, लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 तक का कार्यकाल रहा इनका। इन्होंने किया इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम 1798। जो सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम उस समय का एकदम इन फेमस सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम 1798 का, इसको कौन लेके आया, लॉर्ड वेलेस्ली। फिर ट्रीटी ऑफ बसाइन, बसाइन की संधि 1802 वाली भी किसके अंडर की गई, लॉर्ड वेलेस्ली। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता, और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने कराई, लॉर्ड वेलेस्ली ने। अब आगे लॉर्ड मिंटो वन, इनका मुख्य तौर पे याद किया जाता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर विथ रंजीत सिंह। रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि साइन की गई थी 1809 में, जो कि लॉर्ड मिंटो वन के दौरान की गई थी। उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1813, एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड मोनोपोली एक्सेप्ट टी ट्रेड विथ चाइना। और जो 1813 का चार्टर एक्ट था वो भी लॉर्ड मिंटो वन, एक मिनट, हाँ, लॉर्ड मिंटो वन के कार्यकाल में लाया गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली का अंत हुआ। सिर्फ किस चीज़ को छोड़कर, चीन के साथ चाय के व्यापार को छोड़कर। तो ये था लॉर्ड मिंटो वन। अब हम देख रहे हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स।
ये भी सब बहुत फेमस नाम है। ये 1813 से 23 तक रहे हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। एंग्लो नेपाल वॉर एंड द ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816, ये बिहार के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंग्लो नेपाल वॉर किसके दौरान लड़ा गया? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पे। और ट्रीटी ऑफ सुगौली जो 1816 में साइन की गई, वो भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान, लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान की गई। सुगौली बिहार में है ना, नेपाल बॉर्डर के पास। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रायतवाड़ी सिस्टम एंड द सिस्टम बाय थॉमस मुनरो, गवर्नर ऑफ बंगाल 1820। और इसी लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान रायतवाड़ी सिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। किसके द्वारा? थॉमस मुनरो के द्वारा, जो कि बंगाल का गवर्नर था 1820 में। अब आगे आगे बहुत ही फेमस, जिनका नाम सम्मान के साथ याद किया जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 to 35। सबसे पहले अबॉलिशन ऑफ सती एंड अदर क्रूवल राइट्स 1829, 1829 में उन्होंने सती प्रथा पे विराम लगाया और भी अन्य क्रूवल जो उस समय की प्रथाएं थी उस पर भी रोक लगाया। सेपरेशन ऑफ ठग्स 1830, 1830 के ठगी के मामले को, जो ठगी चलती थी उस समय, उसे सप्रेस करने के लिए सेपरेशन ऑफ ठगी भी उन्होंने किया 1830 में। बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 क्राइस्ट एरा। तो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बन गए, चार्टर एक्ट 1833 के बाद। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। तो ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, और इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज भी कौन लेके आया भारत में? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब आ गए लॉर्ड डलहौजी, वेरी इनफेमस, 1848 to 56 इनका कार्यकाल रहा है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेके ये आए। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिसने बहुत परेशान किया था। वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच 1854, इनके समय के दौरान ही, कार्यकाल के दौरान ही वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच आया 1854 में। रेलवे माइन्यूट ऑफ 1853, और 1853 का रेलवे माइन्यूट भी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आया, जिसमें फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने 1853, जिसमें कि पहली रेलवे लाइन बिछाई गई भारत में बम्बई से थाने के बीच में 1853 में, जहाँ पहली रेलगाड़ी चली थी भारत की। टेलीग्राफ एंड पोस्टल रिफॉर्म्स, और टेलीग्राफ और पोस्टल रिफॉर्म्स भी लेकर ही आए भारत में लॉर्ड डलहौजी। इनके ही समय में संथाल रिबेलियन, संथाल हुल 1855 में हुआ था। फिर विडो री मैरिज एक्ट भी यही लेके आए थे 1856 में। अब आ गए हम लॉर्ड कैनिंग, 1856 से 57 तक रहे। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज़ एट कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे इन 1857। तो लॉर्ड कैनिंग को श्रेय जाता है 3 यूनिवर्सिटीज़, भारत की प्रथम 3 यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की गई थी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 1857 में उसकी। और रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 का विद्रोह भी किसके अंदर हुआ था? वो लॉर्ड कैनिंग के अंदर। ठीक है, अब हम आगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 हम पढ़ने जा रहे हैं 1857 के विद्रोह के बारे में। तो इसके कई कारण थे जिसके कारण ये विद्रोह हुआ था। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इकोनॉमिक कारण। आर्थिक कारण क्या रहा था? इकोनॉमिक कॉज। तो इसका था कि इंडियन इंडस्ट्रीज वर रूइंड बाय द मिड 19th सेंचुरी। इट इंक्रीज द प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर एंड लैंड विच कुड नॉट सपोर्ट ऑल द पीपल, रिजल्टेड इन वाइड आउटरीच। तो जब 19वीं शताब्दी के मध्य में जब भारत में इंडस्ट्रीज़, जो भारतीय जो भारत की अपनी इंडस्ट्रीज़ थी, उनकी स्थिति बहुत बुरी हो गई थी, क्योंकि ब्रिटेन ले जाते थे सारा कच्चा माल और वहाँ से प्रोड्यूस करके उसका प्रोडक्ट लाते थे। तो भारत की जो अपनी देसी इंडस्ट्रीज़ थी, हथकरघा उद्योग वगैरह, वो पूरे ठंडे बस्ते में चले गए थे, बहुत ही ज़्यादा उनको नुकसान हुआ था। तो जिसकी वजह से अगर इंडस्ट्री पर पूरा नुकसान हो गया तो सारा प्रेशर फिर चढ़ के आ गया था एग्रीकल्चर और लैंड पे। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो पीपल थे, वो लोग थे, वो आर्थिक तंगी से बेहाल हो गए थे, और अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत ही वाइड आउटरीच, बहुत गुस्सा उनके अंदर हो चुका था। फिर पॉलिटिकल काउस क्या रहा? पॉलिटिकल काउस कहता है कि ब्रोकन प्लेजेस एंड प्रोमिसेस, जो अंग्रेज़ों ने जितने प्लेज और प्रॉमिस किए थे उनको पूरा नहीं किया। सब्सिडियरी अलायंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये जो खतरनाक रूल आए थे उस समय, सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसके चलते भी लोगों में चिढ़ थी अंग्रेज़ों से। द कोलैप्स ऑफ रूलर्स, द ऑस्ट वाइल एरिस्टोक्रेसी,
जगह जगह जो लोकल रूलर्स थे, छोटे छोटे राजा, वो आपस में लड़ भिड़ कर कोलैप्स कर जा रहे थे और पूरे पूरे देश में अंग्रेज़ों की एरिस्टोक्रेसी यानी कि उनका एक छत्र एकाधिकार राज फैल रहा था, तानाशाही फैल रही थी उनकी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव काउज क्या रहे, प्रशासनिक कारण। उसमें कहते हैं कि रैम्पेंट करप्शन, बहुत ज़्यादा करप्शन था अंग्रेज़ों के बीच में, बहुत करप्शन करते थे वो, रैम्पेंट करप्शन, ये कारण रहा एडमिनिस्ट्रेटिव। और सोशल रिलीजियस काउज भी रहे, सामाजिक और धार्मिक काउज क्या रहे। सबसे पहले रहा कि रेशियल ओवर्टनेस एंड अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शोन बाय ब्रिटिशर्स। तो क्या था कि अंग्रेज जो है वो हमेशा काले गोरे का भेद करते थे, भारतीयों को अपने से नीचा समझते थे सिर्फ उनके रेस की वजह से, उनके कलर की वजह से, ठीक है। फिर एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज पूरी तरह से फैल रही थी भारत में और उसमें धर्म के मतलब अपने धर्म से विमुख कर रही थी। उस समय ऐसी साजिश लगी थी कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, उससे भी चिढ़ रहे थे लोग। फिर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स लाइक अबॉलिशन ऑफ सती, विडो रीमैरिज, वुमेन्स एजुकेशन वर सीन एज एन इंटरफेरेंस। अब उस समय बहुत ही पिछड़ा समाज था हमारा, तो जब वहाँ पे कुछ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स लाए गए, जैसे कि सती प्रथा को ख़त्म किया गया, विधवा पुनर्विवाह लाया गया, फिर महिलाओं की शिक्षा पे जोर दिया गया, तो इन चीज़ों से जो वहाँ के एकदम रूढ़िवादी जनता थी वो चिढ़ गई थी, उन्हें लगा कि ये इनके धार्मिक और सामाजिक मामलों में इंटरफेयर कर रहे हैं। फिर था डिसकंटेंट अमंग सिपॉयज, और एक बहुत ही बड़ा कारण सिपाहियों, जो अंग्रेज़ों के अंडर भारतीय सिपाही काम कर रहे थे उनके अंदर भी डिससेटिस्फैक्शन आ गई थी। क्या था, रिस्ट्रिक्शन ऑन वेयरिंग कास्ट एंड सेक्टेरियन मार्क्स, कि वो जो सिपाही काम कर रहे थे अंग्रेज़ों के अंडर में, वो अपने धार्मिक चिन्ह को नहीं पहन सकते थे। At that time, crossing the sea meant loss of caste for the religious Hindus, but they had to follow the rule of serving anywhere that might be required. उसे माना जाता था कि अगर कोई हिंदू मानते थे, रिलीजियस हिंदू, कि अगर कोई व्यक्ति समुंदर को पार कर लेता है तो वो अपने धर्म को छोड़ देता है, उसका वो धर्म से बेदखल हो जाता है। तो उस समय क्या था कि युद्ध के लिए सैनिकों को कहीं भी भेजा जाता था और उन्हें जाना ही पड़ता था बिना कोई नानुकुर किए हुए। तो कई बार उन्हें समुद्र पार करके दूसरे देश भी जाना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्हें अपने समाज से बेदखल कर दिया जाता था। तो ये भी एक चिढ़ का कारण रहा सिपाहियों के बीच में। फिर अगला था, इंडियन सिपाही वॉज इक्वली अनहैप्पी विथ हिज एमोल्यूमेंट्स कंपेयर टू हिज ब्रिटिश काउंटर पार्ट। तो भारतीय सिपाहियों को उनके ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स, मतलब उनके साथ जो ब्रिटिश काम कर रहे थे सेम रैंक पे, उनकी तुलना में कम सुविधाएं दी जाती थी, भेदभाव किया जाता था ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में। उसकी वजह से भी इंडियन सैनिक चिढ़ गए थे। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल एनहांस द सीपॉयज ग्रोइंग डिससेटिस्फैक्शन। और एक बहुत बड़ा कारण क्या था कि उस समय जो नया नया एनफील्ड राइफल लाया गया था वो क्योंकि द ग्रीस्ड कार्ट्रिज ऑफ द न्यू राइफल विच हैड टू बी बिटन ऑफ बिफोर लोडिंग वर रिपोर्टेडली मेड ऑफ बीफ एंड पिग फैट। तो कि जैसे हिंदू मुस्लिम दोनों सैनिक काम करते थे वहाँ पे अंग्रेज़ों की सेना में, तो जो नई एनफील्ड राइफल लाई गई उसका जो एक पार्ट था उसको दांत से चबा के खोलना पड़ता था कार्ट्रिज को, और उस कार्ट्रिज पे कहा गया कि किस चीज़ की ग्रीस लगी होती थी, उस पर या तो पिग फैट या फिर काउ फैट, मतलब बीफ या फिर पिग फैट। तो जिसकी वजह से ना बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम सिपाहीज फेल्ट देयर रिलीजन वॉज इन ग्रेव डेंजर। तो दोनों हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों को लगने लगा कि उनका धर्म बहुत बड़े खतरे में है, इसकी वजह से भी वो चिढ़ गए। तो हुआ वो बहुत बड़ा विद्रोह, अचानक फूटा चारों तरफ से। तो स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट, कैसे फैला ये विद्रोह, तो इसमें है कि बिगेन एट, शुरू कहाँ हुआ था, मेरठ ऑन May 10, 1857, 10 मई 1857 में मेरठ से ये विद्रोह शुरू हुआ। मंगल पांडे ऑफ 34th नेटिव इन्फेंट्री फायर्ड एट द सार्जेंट मेजर ऑफ हिज यूनिट एट बैरकपुर, ही वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन April 8। सबसे पहले मंगल पांडे जो एक सिपाही थे, उन्होंने अपने वो जो कि 34th नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, उन्होंने अपने सार्जेंट मेजर के ऊपर गोली चला दी बैरकपुर में। उसके बाद वहाँ से विद्रोह शुरू हुआ। मंगल पांडे को पकड़कर उनको फांसी पे लटका दिया गया 8 अप्रैल उसी समय 8 अप्रैल को, 10 मई को शुरू हुआ युद्ध, और इसके पहले 8 अप्रैल को लटका दिया गया था फांसी में। उसके बाद
दिल्ली बिकम द सेंटर ऑफ द ग्रेट रिवोल्ट एंड बहादुर शाह इट्स सिंबल। दिल्ली में जो एकमात्र लास्ट बचे हुए मुगल राजा थे बहादुर शाह, उस समय वो बहुत ही बूढ़े हो चुके थे, 80 वर्ष के हो चुके थे। उनको सबने अपना लीडर बनाया और दिल्ली बन गई सेंटर उस रिवोल्ट की, उस विद्रोह का सेंटर बना दिल्ली। और लीडर कौन बने? बहादुर शाह जफर। फिर क्या था? जनरल बख्त खान, उन्होंने क्या किया? लेट द रिवोल्ट एट बरेली। बरेली के रिवोल्ट को किसने लीड किया? जनरल बख्त खान ने। नाना साहेब ने लीड किया कानपुर में, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, कुंवर सिंह जी ने बिहार जगदीशपुर में, आरा का जगदीशपुर, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैज़ाबाद में, फैज़ाबाद यानी अयोध्या, आज अयोध्या के पास ही है फैज़ाबाद, मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद में, और नीलांबर एंड पीताम्बर जी ने झारखंड में। नीलांबर एंड पीताम्बर यूनिवर्सिटी है झारखंड में। फिर ये विद्रोह तो फूटापट ज़्यादा फैल नहीं सका, उसको सप्रेस कर दिया गया। ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड दिल्ली ऑन सितंबर 20, 1857। 10 मई से शुरू होकर ये रिवॉल्ट था, 20 सितंबर 1857 को पूरी तरह ख़त्म हो गया। ब्रिटिशर्स ने वापस दिल्ली को अपने कैप्चर में ले लिया। अब हम देखें रीजन्स फॉर फेलियर। इस रिवॉल्ट के पीछे फेलियर के कारण क्या रहे? सबसे पहले एब्सेंस ऑफ ऑल इंडिया पार्टीशन, पूरे भारत की जनता एकजुट होकर पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। नन पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल क्लासेस, सब क्लासेस, जो गरीब अमीर प्रभुत्व संपन्न हर तरह का जो वर्ग है समाज का, सबने मिलकर एक साथ पार्टिसिपेशन नहीं किया। पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट, भारतीय सिपाहियों के पास या हमला करने वालों के पास उतने एडवांस हथियार नहीं थे जितने अंग्रेजों के पास थे। अनकोऑर्डिनेटेड एंड पुअरली ऑर्गेनाइज, वो ठीक से कोऑर्डिनेटेड भी नहीं था और ठीक से ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं था ये विद्रोह। और नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी, और सब ना अलग अलग कारणों से लड़ रहे थे, कोई एक कारण के लिए कोई नहीं लड़ रहा था। तो ये नॉन यूनिफाइड आइडियोलॉजी भी कारण रहा इस विद्रोह के फेलियर का। तो हमने 1757 से लेकर 1857 का पूरा देख लिया कारण। ये रहा मेरा पार्ट 1, थोड़ी देर में पार्ट 2 भी अपलोड करी हूँ रिवीजन के लिए, बहुत ही सही है, आप इसको बार बार देख सकते हो। और चलिए, मेरे साथ द सिविल पाथ में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।